नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लगातार भड़काऊ बयानबाजी करने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ उसके भड़काऊ बयान को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यति नरसिंहानंद ने रविवार को दिल्ली में हुई हिंदू महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन गया तो 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। उसने ये भी कहा था कि 40% हिंदुओं की हत्या हो जाएगी और 10% हिंदुओं को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। नरसिंहानंद बीते साल हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ बयानबाजी करने के बाद चर्चा में आया था। तब उसे गिरफ्तार किया गया था और इन दिनों वो जमानत पर है, लेकिन जमानत पर आते ही उसने एक बार फिर से भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हिंदू महापंचायत को लेकर 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर भड़काऊ बयानबाजी के आरोपों को लेकर, जबकि 2 एफआईआर पत्रकारों की शिकायत पर दर्ज की गई हैं। कुछ पत्रकारों ने शिकायत की है कि इस महापंचायत में उन पर हमला किया गया। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बनाई गई कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने 2 बार मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने की सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार से की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आशीष मिश्रा के खिलाफ इस बात के सबूत हैं कि घटना वाले वक्त वो घटना स्थल पर मौजूद था और उसे इस बात की जानकारी थी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के रूट में बदलाव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च को आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द न करने पर उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर खिंचाई की थी। बता दें कि पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को इस मामले की जांच निगरानी करने के लिए नियुक्त किया था। हरियाणा ने चंडीगढ़ राजधानी का मुद्दा गरमा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हो रही है। राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने नोटिस दिया है। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को आप शासित पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव के मुकाबले बुलाया गया है। खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया। आनंद फानंद में बुलाई गई इस कैबिनेट बैठक में ज्यादातर मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। हरियाणा के पूर्व कांग्रेस नेता अशोक तंवर सोमवार को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। अशोक तंवर ने पिछले साल नवंबर महीने में टीएमसी ज्वाइन की थी। अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2019 लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके बाद 2021 में तंवर ने अपना भारत मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बना ली। अशोक तंवर की गिनती राहुल गांधी के करीबी नेताओं में होती थी, लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी पर टिकट बांटने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और पार्टी छोड़ दी। बता दें, हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है और उसी के तहत अन्य दलों के नेताओं को वो आप में ज्वाइन करवाने का प्रयास कर रही है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ ही देश में बीते 2 हफ्तों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुल वृद्धि 8 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। 22 मार्च को 4.5 महीने के लंबे समय के बाद से अब तक देश में तेल की कीमतों में 12 बार वृद्धि की जा चुकी है, जिसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल 95 रुपये से अधिक हो गया है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सोमवार को सीएनजी के दाम में 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से दाम बढ़ा दिए, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी प्रति किलो की कीमत 64 रुपये 11 पैसे हो गई है, जो सोमवार से ही लागू हो गई। एएनआई के अनुसार दिल्ली के कैब ड्राइवर का कहना है कि सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यात्रियों को एयर कंडीशनर की सुविधा देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस बढ़ोतरी के कारण उनका बजट प्रभावित होगा। देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड का देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी के साथ विलय होने जा रहा है। एचडीएफसी बैंक ने कहा कि एकीकरण की प्रक्रिया कई नियामकों की मंजूरी के बाद शुरू होगी, जिनमें रिजर्व बैंक, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की मंजूरी की जरूरत होगी। श्रीलंका में बेहद खराब आर्थिक हालात के कारण देश पर संकट बन आया है। राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने आपातकाल तक लगा दिया है। इस बीच भी लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने देश के सभी विपक्षी दलों को देश के बुरे आर्थिक संकट का समाधान तलाशने के लिए सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो सरकार में शामिल हों और मिलकर देश को इस संकट से निकालें। बता दें, श्रीलंका में लगातार बिगड़ते हालात के बीच वहां की सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान में चल रही सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और वहां की शीर्ष अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी आज सुबह पूछा है कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों रद्द किया गया।
थोड़ी देर बाद इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। रविवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर ने रद्द कर दिया था और इसके बाद राष्ट्रपति ने असेंबली को भंग कर दिया था। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस बारे में राष्ट्रपति से सिफारिश की थी और लोगों से कहा था कि वे चुनाव के लिए तैयार रहें। विपक्ष के नेताओं ने नेशनल असेंबली को भंग किए जाने को असंवैधानिक बताया। यूक्रेन के टॉप प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रूस द्वारा संभावित युद्ध अपराधों की जांच के तहत कीव के पास के शहरों में 410 शव मिले हैं। उनका कहना है कि कुछ गवाह अपनी दुखद कहानी से इतने आहत हैं कि वो बोलने में असमर्थ हैं। रूस के द्वारा कीव के आसपास के कुछ क्षेत्रों से पीछे हटने के बाद राजधानी कीव से उत्तर पश्चिम में 37 किलोमीटर दूर शहर बुका के मेयर का कहना है कि 300 नागरिकों को रूसी सेना द्वारा मार दिया गया। वहीं यूक्रेन के शहर बुका में बड़ी संख्या में लोगों को मारे जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वो बुका में मारे गए लोगों की तस्वीरें देखकर स्तब्ध हैं। बता दें, बुका शहर की तस्वीरें जो बाहर आई हैं उनमें देखा जा सकता है कि गलियों में लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। हालांकि रूस की ओर से इस दावे को खारिज किया गया है। रूस ने कहा कि ये यूक्रेन की ओर से एक और उकसावे की कार्रवाई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।